प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये शिक्षण कार्यक्रम शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। आज शिक्षण के अंतर्गत छायावाद में आबद्ध कवि और प्रकृति के साथ जुड़े हुए ऐसे कवि जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ऐसे कवि सुमित्रानंदन पंत, जिन पर आज का कार्यक्रम आधारित है। सुमित्रानंदन पंत के विषय में आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे और इस पर विवेचन करने का मैं प्रयास करूंगा। सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौशानी नामक गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनका जन्म होने के कुछ घंटे बाद ही इनकी माताश्री का देहावसान हो गया और ये मातृ सुख से वंचित हो गए। इनके पिता गंगा दत्त पंत और इनकी दादी दोनों की देखरेख में ही इनका पालन पोषण हुआ। अल्मोड़ा की फूलों की घाटी ही इस सुकुमार कवि की पहली पाठशाला बनी, जिसका प्रभाव इनके मानस पर आजीवन बना रहा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई और वहाँ इनका नाम गोसाई दत्त से सुमित्रानंदन पंत हुआ। सन 1918 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत जी काशी चले गए और यहाँ जयनारायण हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने लगे। यहीं उनका परिचय कवींद्र रवींद्र, सरोजनी नायडू और अंग्रेजी के रोमांट कवियों के काव्य से हुआ। कवि से लेकर गर्मी की छुट्टियों में इन्होंने उच्छ्वास और ग्रंथि की रचना की। 1919 ईस्वी में ये प्रयाग के मेयर सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हुए, परंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और स्वाध्याय के द्वारा ही शिक्षा अर्जन में लीन हो गए। इसी समय रचित छाया और स्वप्न जैसी कविताओं ने काव्य जगत में उनकी धाक जमा दी। कवि ने सन 1907 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक के काल को अपने जीवन का प्रथम चरण कहा है। उसके बाद 1930 ईस्वी तक के काल में पंत जी को जो रचनाएं प्रकाश में आईं, वे उनकी प्रौढ़ रचनाएं मानी जाती हैं। 1931 ईस्वी में पंत जी काला कांकर चले गए और 1940 ईस्वी तक यहीं रहकर काव्य रचना करते रहे। यहीं उन्होंने ज्योत्सना काव्य कृति की रचना की। उनके जीवन में गांधीवाद और मार्क्सवाद के द्वंद्व का यही काल था। 1938 ईस्वी में उन्होंने रूपाभ पत्रिका निकाली, जिसकी प्रगतिशील साहित्य के विकास और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1950 से 1957 ईस्वी तक वे आकाशवाणी के हिंदी परामर्शदाता रहे। उन्हें सोवियत भूमि का नेहरू पुरस्कार, चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। उनकी काव्य यात्रा को हम 3 सोपानों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है छायावादी काल, नंबर 2 है प्रगति प्रयोगवादी काल और नंबर 3 है आध्यात्मिक कविता का काल। सबसे पहले हम छायावादी काल पर विवेचना प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। छायावादी काल, इसे वीणा पल्लव काल भी कहा जा सकता है। इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास 1920 ईस्वी में, ग्रंथि
1920 ईस्वी में, वीणा 1927 ईस्वी में, पल्लव 1928 ईस्वी में और गुंजन 1932 ईस्वी में। गुंजन छायावाद की प्रौढ़ कृति है। पल्लव कविताओं के साथ पंत जी के काव्य विषयक दृष्टिकोण को व्यक्त करने वाली अपनी पांडित्यपूर्ण भूमिका के लिए भी प्रसिद्ध है। इस काल की कविताओं में छायावाद की लगभग सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। प्रकृति के साथ अंगरंगता, सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण, कल्पना प्रियता, रहस्यमयता, भाषा की लाक्षणिकता, चित्रात्मकता, अमूर्त उपमानों का प्रयोग आदि विशेषताओं से इन कविताओं का श्रृंगार हुआ है। प्रकृति के प्रति काव्य का विशेष मोह ही नहीं रहा, वह उनकी काव्य प्रेरणा भी रही है। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से ही मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि को जाता है। ये उनके स्वयं के शब्द हैं। इस काल में कवि अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों, मुख्यतः पीवी शैली, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स और टेनिसन से विशेष प्रभावित रहा है। प्रकृति के प्रति अपने अगाध मोह के वशीभूत हो इन्होंने नारी सौंदर्य और प्रेम को भी तुच्छ माना है। इन्होंने लिखा है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। निश्चित रूप से वो प्रकृति में इतने रम गए थे कि प्रकृति को ही सब कुछ मानते थे। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, किंतु परिवर्तन कविता में उन्होंने प्रकृति के कुछ कठोर रूपों का भी चित्रण किया है। उनकी नौका विहार कविता में भाषा की चित्रमयता के साथ साथ उनकी गतिशील सौंदर्य चेतना के भी दर्शन होते हैं। छाया, बादल जैसी कविताओं में अमूर्त उपमानों और लोकप्रियता का अनूठा प्रयोग हुआ है। मौन निमंत्रण में जिज्ञासापरक रहस्यमयता की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। तो ये तो रहा छायावादी काल। अब हम नंबर 2 प्रगति प्रयोगवादी काल पर चर्चा प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। यह कवि की काव्य चेतना के विकास का दूसरा सोपान है। इस काल की प्रमुख रचनाएं युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, युगपथ आदि हैं। इस काल की रचनाओं में अनुभूति नहीं, जीवन के यथार्थ की प्रधानता है। भावुकता नहीं, विचार की प्रधानता है। अब उसे प्रकृति से भी अधिक मानवीय सौंदर्य आकृष्ट करता है। गांधी एवं मार्क्स के प्रभाव से उन्हें नवीन जीवन दृष्टि मिलती है। युगवाणी में वे साम्यवाद से प्रभावित सर्वभूत हित और श्रमिक से शासन की बात करने लगते हैं। ग्राम्या में ग्रामीण जीवन और जनजीवन की ओर दृष्टि डालते हैं। उनका मार्क्सवाद केवल वर्ग संघर्ष तक ही सीमित न रहकर समूचे मानव संघर्ष तक व्याप्त है। वे कार्ल मार्क्स और गांधीवाद में भिन्नता नहीं देखते। वह बुढ़ा, बे आँखें, ग्राम श्री, मजदूरनी के प्रति वाणी आदि कविताएं उनकी समाजवादी दृष्टि को भली भांति उजागर करती हैं। उनकी अतिमा जो 1955 ईस्वी में एवं कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी में संग्रह प्रयोगवादी और नई कविता के अधिक निकट है। इस काल की रचनाओं की भाषा संस्कृत निष्ठता, अमूर्तता, लक्षणा व्यंजना और अलंकृति से मुक्त होकर जनसाधारण की भाषा की ओर झुकी है। अपनी वाणी कविता में कवि स्वयं प्रश्न करता है। देखिए आप प्रसंग, तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। यहाँ स्पष्ट है
कि कवि यहाँ का लक्ष्य आम जन को अपने विचारों से अवगत कराना है, अलंकृत भाषा द्वारा रिझाना नहीं। अब हम तीसरे बिंदु आध्यात्मिक कविता का जो काल है उस पर चर्चा केंद्रित करेंगे। अपने उत्तर रचना काल में कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर अध्यात्म के क्षेत्र की ओर मुड़ गया है। वैसे कवि ऐतिहासिक भौतिकवाद और अध्यात्म में किसी प्रकार का विरोध नहीं देखता। ऐतिहासिक भौतिकवाद और भारतीय अध्यात्म दर्शन में मुझे किसी प्रकार का विरोध नहीं जान पड़ा, क्योंकि मैंने दोनों का लोकोत्तर कल्याणकारी सांस्कृतिक पक्ष ही ग्रहण किया है। मार्क्सवाद के अंतर्गत श्रमजीवियों के सुसंगठन, वर्ग संघर्ष आदि से संबंध रखने वाले बाह्यदर्शी को, जिसका स्वाभाविक निर्णय आर्थिक और राजनीतिक क्रांतियां ही कर सकती हैं, मैंने अपनी कल्पना का अंग नहीं बनने दिया है। इस दृष्टि से मानवता एवं सर्वभूत हित की जितनी विशद भावना मुझे वेदांत में मिली, उतनी ही ऐतिहासिक दर्शन में भी। आप देखिए, इनके ये स्वयं के शब्द हैं। इससे स्पष्ट है कि कवि अपने काव्य विकास के इस सोपान पर विश्व चेतना, विश्व मानवता के हित की बात करता है। स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, गीत हंस, पतझर, लोकायतन आदि इसी काल की रचनाएं हैं। लोकायतन कवि का वृहद महाकाव्य है, जिसमें कवि ने अपने कल्पित भावी समाज का स्वप्न चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें महात्मा गांधी के अतिरिक्त अन्य सभी पात्र कल्पित हैं। उसका कथासूत्र सांकेतिक एवं आत्मकथात्मक है। काव्य का प्रारंभ प्रकृति चित्रण से होता है, किंतु आगे कवि अपनी दार्शनिक मान्यताओं में उलझता सुलझता रहता है। आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कहा जा सकता है कि छायावाद की पहली पहचान वाले कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। कवि के प्रकृति के प्रति आत्मीय लगाव को दृष्टि में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंत जी को सभी छायावादी कवियों से अधिक महत्व दिया है। भाषा प्रयोग की दृष्टि से पंत जी अन्य शब्द कवियों से अलग नजर आते हैं। प्रसाद और महादेवी वर्मा ने अपनी भाषा का एक ही स्वर रखा। निराला ने अपनी काव्य भाषा में प्रयोगों की झड़ी लगा दी, पर पंत ने काव्य भाषा की विशिष्ट मर्यादा के भीतर रहकर अपनी आत्मा के संगीत से खड़ी बोली की समस्त खड़खड़ाहट को दूर कर उसे सुकुमारता प्रदान की। उसे मोम सी मृदुल, रेशम सी स्निग्ध और स्वर्ण नूपुरों से सुखद झंकार वाली बना दिया। निश्चित रूप से सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जैसा कि नगेंद्र ने उचित ही कहा है कि खड़ी बोली का इतना बड़ा विधायक कोई नहीं हुआ। हाँ, सचमुच नहीं हुआ। यह अक्षर से सत्य है। आज का यह विवेचन यहीं विराम प्राप्त करता है। कल हम दूसरे विषय पर चर्चा केंद्रित करेंगे।